हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है, कुछ ही टाइम में पीएफआरडीए ग्रेड ए ऑफिसर का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें जनरल स्ट्रीम में जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनके लिए एक सब्जेक्ट है जो कि कंपनीज एक्ट का है। उसमें चैप्टर नंबर 27 है जो कि डील करता है एनसीएलटी एंड एनसीएलटी से। उसी के रिगार्डिंग में काफ़ी लोगों को डाउट्स आ रहे थे, उनको टाइम लिमिट्स याद नहीं हो रही थी और कुछ लोगों को प्रोसीजरल भी डाउट थे कि कैसे कैसे प्रोसीजर ऑपरेट करता है। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने सोचा व्हाई नॉट टू मेक अ वीडियो टू क्लैरिफाई एवरीथिंग, और दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। और तो चलिए इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अथॉरिटीज़ कौन कौन सी एप्लीकेबल होती हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे। देखिए, जो सबसे ऊपर अथॉरिटी होती है वो होती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तो हमें सबको सबको पता है, एपेक्स कोर्ट है। सारे डिसीजंस यहीं पे जाके फाइनल हो जाते हैं। उसके नीचे आते हैं एनसीएलटी, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये अपीलेट ट्रिब्यूनल है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर कोई किसी को अपील में जाना है तो यहाँ पे जा सकता है। देन कम्स एनसीएलटी, जिनको हम बोलते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो बेसिकली मैं आपको मार्क भी करता जाता हूँ साथ साथ। तो जो पहली अथॉरिटी है वो है एनसीएलटी। अगर कोई भी एग्रीड पर्सन है, एग्रीड पर्सन का मतलब है जिसको लगता है कि उसके साथ बॉयल। अच्छा, सबसे पहले ये समझ लीजिए ये अथॉरिटीज़ कहाँ पे एप्लीकेबल होती हैं। क्या किसी का मर्डर हो गया, आप इनके पास जा सकते हो, इन अथॉरिटीज़ के पास, एनसीएलटी, एनसीएलटी और सुप्रीम कोर्ट के पास? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो अथॉरिटीज़ एप्लीकेबल है ना, ये केवल कंपनीज एक्ट 2013 और आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, अगर इन दोनों एक्ट्स के प्रोविज़न का वायलेशन हुआ है तो ही आप इस हायरार्की को फॉलो करेंगे। अदरवाइज़ मान लीजिए किसी का मर्डर हो जाता है या कोई अदर क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाती है तो उसके ऊपर आईपीसी या भारत न्याय संहिता लागू होगी, ना कि ये वाली अथॉरिटीज़ लागू होगी। राइट, इतना आपको समझ में आया कि अगर इन दोनों एक्ट्स का, कंपनीज एक्ट का और आईबीसी कोड का अगर वायोलेशन हो रहा है तो आप इस अथॉरिटी पैटर्न को फॉलो करेंगे। ठीक है, एक चीज़ समझ में आई। तो सबसे नीचे कौन है? एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये ट्रिब्यूनल है। और उसके ऊपर आती है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो नाम से समझ में आ रहा है, ए स्टैंड्स फॉर अपीलेट। बेसिकली अगर आप एनसीएलटी के ऑर्डर से अग्रीव्ड हैं, आपको लग रहा है कि मुझे एनसीएलटी के ऑर्डर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, तो आप नेक्स्ट हायर अथॉरिटी जो कि एनसीएलटी है उसके पास जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद एनसीएलटी अपना ऑर्डर दे देगी। अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के बाद आपको अगर फिर भी लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है और आपको फिर से अपील में जाना है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट तो फाइनल अथॉरिटी होती है, जो भी ऑर्डर वो देंगे वो बाइंडिंग होगा दोनों पार्टीज़ पे। राइट, इतना समझ में आया। तो चलो उसी के लिए इसका जो प्रोसीजर पार्ट है ना, उसमें काफ़ी टाइम लिमिट्स इन्वॉल्व हैं, काफ़ी प्रोसीजर इन्वॉल्व है। तो कई लोगों को उसमें डाउट्स आते हैं कि इसको कैसे कैसे ऑपरेट करना है, कि ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कैसे ऑपरेशन हो रहा है। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने एक मॉडल डेवलप किया है जिसको मैं बोलता हूँ 5 स्टेप मॉडल ऑफ एनसीएलटी एंड एनसीएलटी। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, सबसे पहले हम एक एक करके देखेंगे कि कैसे ये ऑपरेट कर रहा है, और आपको बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहते हैं तो लेट मी नो इन माई कमेंट सेक्शन। राइट, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, एग्रीड पार्टी से। देखिए, अगर आप कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं यानी कि कोई ना कोई इशू है आपको। राइट, आप किसी मैटर को लेके एग्रीड हैं, आपको लग रहा है कि आपके जो राइट्स हैं उनका वायलेशन हुआ है या कोई लॉ है उसका वायलेशन हुआ है। ठीक है, तभी तो आप जा रहे हो कोर्ट कचहरी में। ये एनसीएलटी और एनसीएलटी क्या है या सुप्रीम कोर्ट क्या है, ये सब कोर्ट्स है ना। एनसीएलटी एंड एनसीएलटी ये तो क्वासी जुडिशियल बॉडी माने जाते हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट तो प्योर जुडिशियल बॉडी है ही। क्वासी जुडिशियल बॉडी का मतलब होता है सेमी, क्वासी का मतलब होता है सेमी यानी कि आधा। तो ये पूरी तरीके से जुडिशियल बॉडी नहीं है, लेकिन इनको जुडिशियल बॉडी की तरह ही ट्रीट किया जाता है, इसलिए इनको कुछ पावर्स दे रखी हैं जुडिशियल बॉडी की, इसलिए इनको क्वासी जुडिशियल बॉडी बोला गया है। राइट, चलिए अब हम अपने प्रोसीजर पे मूव ऑन करते हैं। तो सबसे पहले किसी को कुछ परेशानी हुई, किसी को लगा कंपनीज एक्ट के एक्ट का या आईबीसी कोड का कोई ना कोई वायलेशन हुआ है, तो वो क्या करेगा, एग्री पार्टी बन जाएगा। एग्री पार्टी का मतलब है जिसको दिक्कत है। ठीक है, तो एग्री पार्टी क्या करेगी, सबसे पहले अप्रोच करेगी एनसीएलटी को, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को।
अपनी पैटिशन डालेगी। पैटिशन का मतलब होता है अपनी शिकायत दर्ज कराएगी, ठीक है, कि मुझे ये फलाना इशू है। ओके, तो इशू अब किसके पास आ गया? एनसीएलटी के पास आ गया है। एनसीएलटी को करना क्या होता है? एनसीएलटी के करना क्या होता है? एक्सपीडियस डिस्पोजल बाई एनसीएलटी एंड एनसीएलटी विद इन 3 मंथ, 3 महीने के अंदर। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑर्डर, अगर कोई भी पेटिशन आती है एनसीएलटी के पास तो वो उसको रख के सो जाएंगे, ऐसा नहीं है। उनको भी टाइम लिमिट प्रोवाइड की गई है कि आपको 3 मंथ के अंदर ही इसको रिजॉल्व करना है। अगर फिर भी आपको लगता है कि इसमें और टाइम लगेगा तो आप अप टू 90 डेज़ का और एक्सटेंडेड टाइम ले सकते हैं। ये एनसीएलटी के लिए लिमिट है कि आपको वैसे तो 3 मंथ में ही उस केस को डिस्पोज करना है। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं, कोई केस है जिसमें ज़्यादा समय लग रहा है, तो आप अप टू 90 डेज़ का, अप टू 90 डेज़ बोला है मैंने, ठीक है, 90 डेज़ यहाँ पे मैक्सिमम है, उससे कम भी लेंगे तो जितना भी एक्सटेंडेड पीरियड वो करेंगे वो 90 डेज़ से ज़्यादा नहीं होगा, उसको वो अपील कर सकते हैं। यानी कि 3 मंथ और प्लस अप टू 90 डेज़, इतना टाइम ले सकते हैं। इस टाइम के अंदर ही उनको उस केस को डिस्पोज ऑफ करना ही है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर आप एक्सटेंशन लेते हैं अप टू 90 डेज़ का तो आपको रीज़न रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। और रीज़न रिकॉर्ड कौन करेगा? जो भी एनसीएलटी का प्रेसिडेंट है या एनसीएलटी का चेयरपर्सन है। बेसिकली होता क्या है, जो एनसीएलटी होती है ना, अपीलेट ट्रिब्यूनल हायर अथॉरिटी, इसमें जो हेड होते हैं वो होते हैं चेयरपर्सन, और जो एनसीएलटी होती है इसमें जो हेड होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट। तो बेसिकली दोनों के लिए टाइम लिमिट है 3 मंथ की और अप टू 90 डेज़ की। इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए टाइम लिमिट दी गई है कि आपको 3 मंथ के अंदर ही डिस्पोज ऑफ करना है केस को। अगर फिर भी आपको लगता है तो आप अप टू 90 डेज़ का एक्सटेंशन ले सकते हैं आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजनेबल रीज़न, राइट। और रीज़न रिकॉर्ड कौन करेगा? उनकी जो हायर अथॉरिटी हैं। एनसीएलटी के केस में कौन होता है? प्रेसिडेंट। एनसीएलटी के केस में कौन होता है? हायर अथॉरिटी चेयरपर्सन, राइट। इतना क्लियर हुआ अभी तक? तो हुआ क्या है, एग्रीड पार्टी आई है और एग्रीड पार्टी ने अपनी पेटिशन डाली एनसीएलटी के पास, तो उन्होंने 3 महीने या अप टू 90 डेज़ का एक्सटेंशन भी ले सकते हैं, उस पीरियड के अंदर केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया, ठीक है, केस डिस्पोज ऑफ हो गया। लेकिन अभी भी, अब देखिए, केस अगर डिस्पोज ऑफ हुआ है तो 2 पार्टी हैं, 2 पार्टी में कोई ना कोई तो अग्री हो ही जाएगा ना। उसको लगेगा कि नहीं, केस मेरे पक्ष में होना चाहिए था, बट ये नहीं हुआ है, तो वो क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट हायर जो अथॉरिटी है उसके पास जा सकते हैं। यहाँ पे इस केस में मैंने बताया था नेक्स्ट हायर अथॉरिटी है एनसीएलटी, तो उनके पास जा सकते हैं। उनके पास जाने का समय कितना है? कभी भी जा सकते हो क्या आप? ऐसा नहीं है। लॉ में टाइम लिमिट भी डिफाइन की गई है कि आप कब तक जा सकते हो। तो लॉ में जो टाइम लिमिट डिफाइन की गई है वो है 45 डेज़ की। आप 45 डेज़ में जा सकते हो। लेकिन फिर भी अगर कोई रीज़न आता है, आपके पास सफिशेंट कॉज है, तो आप क्या कर सकते हो? 45 डेज़ का और एक्सटेंशन ले सकते हो। बेसिकली आपको बोला गया है 45 डेज़ में एनसीएलटी के पास अपील करिए। फिर भी अगर मान लीजिए ये टाइम लिमिट ख़त्म हो जाती है और आप ये साबित कर देते हो कि आपके पास सफिशेंट कॉज था कि डिले का, तो आप 45 डेज़ का एक्सटेंशन भी ले सकते हो। तो इस पीरियड में आपको एनसीएलटी के पास जाना ही है, ठीक है। आप एनसीएलटी के पास पहुंच गए। जैसा कि मैंने बताया था कि इनको भी वही टाइम लिमिट फॉलो करनी पड़ेगी, ये वाली 3 मंथ की और अप टू 90 डेज़ की। तो इस पीरियड में इनको केस को डिस्पोज ऑफ करना है, ठीक है। ये भी डिस्पोज ऑफ कर दिए। अब फिर से कोई ऑर्डर पास हुआ होगा, राइट। तो जो ऑर्डर पास हुआ होगा तो उस पर फिर से भी हो सकता है ना कोई पार्टी एग्री हो जाए, क्योंकि किसी न किसी के पक्ष में तो गया होगा और किसी के विपक्ष में गया होगा। तो वो क्या करेंगे? फिर से नेक्स्ट हायर अथॉरिटी के पास जाएंगे अपील के लिए। तो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी और अल्टीमेट फाइनल अथॉरिटी तो कौन होती है हमारे देश में? सुप्रीम कोर्ट है। तो हम अपील में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास। अब कब तक जाना है, किस पीरियड में जाना है? तो सेम इनके लिए भी टाइम लिमिट डिफाइन है कि आपको 60 दिन के अंदर जाना है और 60 दिन का आप एक्सटेंशन ले सकते हो अगर आपके पास सफिशिएंट कॉज ऑफ डिले है तो, राइट। तो इस टाइम पीरियड में आपको सुप्रीम कोर्ट के पास अपील कर देनी है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में अगर आप जा रहे हो ना, तो आप क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ही जा सकते हो, ठीक है। आप किसी मुद्दे को लेके ऐसे नहीं है कोई भी छोटी सी चीज़ हो और उसके लिए आप चले गए, नहीं। आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, यानी कि एपेक्स कोर्ट है, उनके पास बहुत सारा काम होता है, फालतू का टाइम नहीं है। तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जब ही जाएंगे जब आपको क्वेश्चन ऑफ लॉ हो। आपको लॉ को लेके अगर कोई गलत चीज़ लग रही है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाइए, राइट। तो ठीक है, ये तो टाइम लिमिट हो गई है। अब आप देख रहे होंगे ये 45 दिन है या 60 दिन है, ये कहाँ से काउंट होंगे? ये 45 और 60 दिन वहाँ से काउंट होंगे जिस दिन से आपको कॉपी ऑफ ऑर्डर मिलेगा। मान लीजिए एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया, तो जिस दिन आपको कॉपी ऑफ ऑर्डर रिसीव हुआ ना एनसीएलटी का, उस दिन से आप 45 डेज काउंट हो जाएंगे, राइट। सेम इस केस में एनसीएलटी का जो ऑर्डर आया था ना, उसके जिस दिन आपको ऑर्डर रिसीव हुआ था उसके 60 दिन के अंदर आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना है। तो ये सारा प्रोसीजर है बेसिकली देखा जाए तो।
मैंने हालांकि ट्राई किया है कि इसमें कोई भी चीज़ छूटे ना, और फिर भी आपको लगता है कि कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर दैम। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।